हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो इस क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ x1, x2 एंड x3 इज़ आर रैंडम सैम्पल ऑफ 3 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन मीन म्यू। ये बहुत ज़्यादा अहम बात है कि कहाँ से लिया गया है, म्यू, एंड वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये लिए गए हैं और ये इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स हैं। उन्होंने कहा फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेटर फॉर म्यू आर अनबाइज्ड, यानी आपने मालूम क्या करना है कि अनबाइजनेस चेक करनी है कि अनबाइज्ड क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अनबाइज्ड क्या होता है, अनबाइजनेस क्या होती है कि आप जो हैं रैंडम जो सैम्पल्स आपने लिए उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें और वो अगर उनका आप सॉल्व करते चले जाएं और उसका आंसर म्यू के बराबर आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये अनबाइज्ड है। यानी सैम्पल्स के मीन, उनके ऊपर आपने एक्सपेक्टेशन को अप्लाई किया और वो सैम्पल्स के तमाम मीन्स को जब आपने जमा किया तो वो बराबर हो जाए म्यू के, यानी पॉपुलेशन मीन को अप्रोच करे, पॉपुलेशन की तरफ अप्रोच करें, तो इसे हम कहते हैं अनबाइज्ड है। तो याद रखिएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई किसके बराबर होगा, म्यू के। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सवाल के अंदर जो है वो आई जो है वो एक्स आई, हमारे पास एक्स कितने 3 है, तो इसलिए हमने लिख दिया आई गोज़ फ्रॉम 1 2 3, एक्स आई आपके पास 3 है। फिर उन्होंने कहा कि एंड विच ऑफ द मोस्ट इफ़िशेंट ऑफ दीज, और ये जो तीनों हैं आपके पास T1, T2, T3, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है। तो हमें ये चेक करना होता है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जिसकी भी वेरिएशन कम से कम हो जाए या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कम होता है उसे हम कहते हैं मोस्ट एफिशिएंट है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि आप वेरिएंस अप्लाई करते हैं इनके ऊपर और जिसका भी वेरिएंस कम आए आप उसे कहते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट है। सपोज़ करें कि ये T1 हमने इसका नाम रखा हुआ है, ये T2 है, हम इन दोनों के बारे में अभी बात कर लेते हैं कि वेरिएंस ऑफ T1 लेस है वेरिएंस ऑफ T2 से, यानी अगर वेरिएंस ऑफ T1 कम होता है वेरिएंस ऑफ T2 से तो हम कहेंगे कि T1 इज़ मोर एफिशिएंट। अगर आपके पास इसी तरह से वेरिएंस ऑफ T2 लेस होता है वेरिएंस ऑफ T1 से तो हम कहेंगे T2 इज़ मोर एफिशिएंट देन T1। तो अब इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके जब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो अब आपने क्या करना होगा कि इसके ऊपर हमने T1 ये आपको गिवन है, T2 आपको गिवन है, T3 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट आपको सिर्फ क्या करना है कि इस बात को जहन में रखेंगे, ई ऑफ एक्स आई किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, अनबाइजनेस के लिए काम कर रहे हैं पहले। तो अनबाइजनेस के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसके सॉल्यूशन में जब आएंगे तो आप इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1, आपने इसके ऊपर होल एक्सपेक्टेशन को अप्लाई किया, x1 प्लस x2 प्लस x3, और डिवीजन के अंदर आपके पास क्या है 3। अब आपने क्या किया, x को आप डायरेक्टली अंदर भेज दीजिए, तो ये क्या होगा, e ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x2 और प्लस ई ऑफ x3, और डिवीजन में ये अपॉन 3 मौजूद है। तो ई ऑफ x1, ई ऑफ x2, ई ऑफ x3 ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। यानी अगर मैं इस आई की जगह 1 रख दूं तो ई ऑफ x1 किसके बराबर है, म्यू के, ई ऑफ x2 किसके बराबर है, म्यू 2, ई ऑफ x3 किसके बराबर है, म्यू 2, ये हम जानते हैं। तो आपने इसकी जगह म्यू रख दिया, इसकी जगह भी म्यू रख दिया और इसकी जगह भी आपने म्यू रख दिया। तो आपको पता है ये 3 म्यू अपॉन 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर बचा, म्यू के बराबर। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 जो है वो किसके बराबर है, अनबाइज्ड है, म्यू के बराबर है, तो क्या होगा, अनबाइज्ड। इसी तरीके से आप इसकी अनबाइजनेस चेक करेंगे और फिर इसकी अनबाइजनेस चेक करेंगे। अगर वो म्यू के बराबर आ जाता है, एग्जैक्टली म्यू के बराबर आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं अनबाइज्ड। और अगर ये जो है इसके साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू जुड़ी हुई आ जाए तो इसका मतलब है कि वो बाइज्ड है। तो अब हम इसी तरीके से डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखें, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट को एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं कहती, कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, x2 आ गया और डिवीजन के अंदर आपके पास 3। तो ये किसके बराबर हो गया, इसकी जगह आपने म्यू लिखा, इसकी जगह म्यू लिखा, तो ये क्या, सिंगल म्यू और 2 टाइम म्यू, तो ये 3 म्यू हो जाएगा और ये 3 म्यू। तो ये भी जो है आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2, ये भी आपके पास क्या है, अनबाइज्ड है। अब हम तीसरे को चेक कर लेते हैं।
कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T3, डायरेक्टली इसके ऊपर भी आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T3, डायरेक्टली जब इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3, और डिवीजन में क्या है 3। तो अब इसे देखें, म्यू 2 टाइम म्यू 3 टाइम म्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 6 म्यू अपॉन 3 के बराबर, 3 1 3 3 2 6, तो ये 2 म्यू आ गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, बाइज्ड हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T3 2 म्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइज्ड है। और ये जो आपके पास ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2, ये अनबाइज्ड है, अनबाइज्ड, ये भी क्या है आपके पास, अनबाइज्ड है। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, इनके ऊपर वेरिएंसेस अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो एफिशिएंट है, यानी एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखें ये तो बाइज्ड है, अब कोई चीज़ बाइज्ड है तो इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या करेंगे, वेरिएंस अप्लाई करेंगे, और जिसका वेरिएंस कम होगा उसे हम कह देंगे कि ये क्या है, आपका अनबाइज्ड है, यानी ये एस्टिमेटर आपका जो है वो क्या है, अनबाइज्ड है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ दीज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सेकंड पार्ट यानी ये जो एफिशिएंसी वाला है इस पर वेरिएंस अप्लाई करेंगे। अब आप पहले वाले के ऊपर वेरिएंस अप्लाई करें, हम ये काम कर रहे हैं हम एफिशिएंसी के लिए। तो वेरिएंस अप्लाई किया आपने, वेरिएंस ऑफ T1, आपको पता है कि वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो या कोई कांस्टेंट डिवाइड हो रहा हो तो वो क्या होता है, स्क्वायर होके बाहर निकलता है। तो बस इसका ये कांस्टेंट है, ये क्या होगा, स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, यानी 1/9 बन के, ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, 1/9 बन के बाहर निकलेगा। तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3, वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x3, ये सिग्मा 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 कहलाएगा। तो ये आपके पास 1/9 और यहाँ पर आपने क्या किया, सिग्मा सिग्मा प्लस सिग्मा, इसी को तो वेरिएंस कहते हैं। अब आपने क्या किया, इसका सम किया तो ये क्या हो गया, 3 सिग्मा/9, ये वेरिएंस ऑफ T1 निकला है। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, सेकंड वाले के ऊपर वेरिएंस अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करते हैं, वेरिएंस ऑफ T2। देखें, जब मैं इसको पूरा लिख कर करता हूँ, पहले हमने क्या किया, T2 x1 प्लस 2 x2 अपॉन 3, इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करें, वेरिएंस ऑफ T2। देखें इसके ऊपर जब वेरिएंस अप्लाई किया तो होगा क्या, ये अगर मैं इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखें x1 प्लस 2 x2 अपॉन 3। अब देखें वेरिएंस अप्लाई किया, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, आपको पता है कि ये क्या होता है, स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, यानी ये तो 1/9 होके बाहर निकलेगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसके ऊपर जब आएगा तो वेरिएंस ऑफ x1 होगा, और इसके ऊपर जब आएगा तो ये 2 जो है वो 4 बन के निकलेगा, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और वेरिएंस ऑफ x2। तो देखिए ये किस तरह से होगा, ये 1/9 बना, वेरिएंस ऑफ x1, 2 क्या बन जाएगा, 4, और वेरिएंस ऑफ x2। अब आपने क्या किया, 1/9 और देखिए वेरिएंस ऑफ x सिग्मा 1, 4 सिग्मा, और ये अब ये कितना हो गया भाई, 4 और 1 यानी 5 सिग्मा, 5/9 सिग्मा के बराबर हो गया। इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यानी ये वेरिएंस ऑफ T2 किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया आपके पास 5 सिग्मा/9 के। अब आप इसे देख लीजिए कि वेरिएंस ऑफ T1 3/9 सिग्मा है और वेरिएंस ऑफ T2 5/9 सिग्मा है, तो इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है या ये है। तो बस आप उसको सेटिस्फाई कर देंगे कि भाई जो भी वैल्यू छोटी है, अगर मैं इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करूँ इसका क्या आंसर आता है, इसका क्या आंसर आता है, बस ये चेक कर लीजिएगा कि 3/9 5/9, इसमें छोटी वैल्यू ये है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि वेरिएंस ऑफ T1 लेस है वेरिएंस ऑफ T2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि
T1 इज मोर एफिशिएंट देन T2, तो हम क्या कहेंगे, T1 इज मोर एफिशिएंट T2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।